हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। और आज साथियों अपन बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो मेंस के तीसरे मॉडल पेपर के संबंध में। और इस मॉडल पेपर में अपन गणित को भी आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और अभी सबसे पहले अपन हिंदी इंग्लिश जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे और लास्ट में अपन गणित को सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं इस क्लास को। अगर आपने इसका लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इस टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टेस्ट ओपन हो जाएगा। और टेस्ट ओपन होते ही आपका नाम और ईमेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पेपर है, वो प्रश्न है ओपन हो जाएंगे। और फिर प्रश्नों को सॉल्व करके आप अच्छी तरीके से जिनको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं, फिर लास्ट में सबमिट कीजिएगा। उसके बाद में आपको कितने प्रश्न आपने सही किए उसका आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। व्यू स्कोर का आपके ऑप्शन आएगा, उसमें नंबर पता नहीं चलते हैं, उसमें आपको क्या पता चलता है कि जितने प्रश्न आपने सही किए हैं 160 में से, वो आपके जैसे आपने 140 सही किए हैं तो 140/160 वहाँ पर आ जाएगा। तो 140 आपने सही किए हैं तो आप इसको जितने नंबर का आपने प्रश्न होता है उसको गुणा करके इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आपने निकाल सकते हैं मार्क्स। और जब आपके नेगेटिव में जितने गलत हुए हैं वो भी वहाँ पर पता चल जाएगा, इनकरेक्ट वाले आपको दिख जाएंगे। अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। तो आप उसको नेगेटिव मार्किंग 1/3 से गुणा करके आप इसमें माइनस करेंगे तो अपना स्कोर चेक ऐसे कर पाएंगे। तुरंत आपको स्कोर इसमें दिखाई नहीं देता है, इसमें आपको कितने आपने क्वेश्चन सही किया उनका नंबर दिखाई देता है। तो चलिए बात करते हैं अपन आज के इस पेपर की। तो पेपर में सबसे पहला प्रश्न है अहोरात्र। अहोरात्र में कौन सी संधि है? तो अहोरात्र में साथियों व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्यों है? तो एक आपने संधि सुनी होगी जिसको कहते हैं अहन की संधि। कौन सी संधि? अहन की संधि इसको कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसके संधि विच्छेद की बात करेंगे तो अहन प्लस रात्र इसका संधि विच्छेद। रात्र की जगह अपन रात्रि भी लिख सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार आपके इसका संधि विच्छेद होता है अहन प्लस रात्र। जब ये अहन और रात्र मिलते हैं तो अहन का क्या हो जाता है? अहन का अहो हो जाता है और रात्र का रात्र रह जाता है। तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हुई। अगला है उच्छृंखला शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें भी व्यंजन संधि है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो इसका होता है उद प्लस श्रृंखला। तो श्रृंखला की बात करें तो ये आपके श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपके श्रृंखला है। इसमें क्या होता है, दय आपके किसमें चेंज हो जाता है? दय के बाद में श आ गया ना, ये वाला से। कौन सा से है इसमें? ये से है ना। तो ये से आपके आने पर दय किसमें? च में चेंज हो जाता है। और ये छ आपके श है वो छ में चेंज हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? उच्च श्रृंखला बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नवरस, नवरस मतलब 9 रसों का समूह। सत सही मतलब 700 का समूह। शताब्दी मतलब 10 वर्षों का समूह। तो यहाँ पर ये आपके सही सुमेलित आपको बताना है। तो सही सुमेलित में कौन सा हो जाएगा? पहला आपके बिल्कुल सही सुमेलित है नवरस। इसमें क्या गड़बड़ है? तो सत सही में 700 दोहों का समूह होगा। 700 दोहों का समूह, यहाँ पर दोहों और आएगा। शताब्दी में क्या होता है? 10 वर्षों का समूह नहीं होता है, ये 100 वर्षों का समूह होता है। ठीक है। 8 बाजारों का समूह 8वारा नहीं कहलाता है। 8वें दिन लगने वाला बाजार। क्या? 8वें दिन लगने वाला बाजार। 8वें दिन लगने वाला बाजार। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपके काफी सारी चीजें छूट जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। मनोज में बात करें तो मनोज, मनोज आपके किसके अर्थ में रूड हो जाता है? तो ये आपके कामदेव के अर्थ में रूड हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है निष्फल। निष्फल शब्द में उपसर्ग कौन सा? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है निष्फल में कौन सा उपसर्ग है? निश उपसर्ग है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। परामर्श की बात करें, छठे प्रश्न देखो। परामर्श शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द, इसमें सीधा सीधा ही है। क्या? परा प्लस मर्स। तो मर्स आपके यहाँ पर मूल शब्द है, उपसर्ग कौन सा है? परा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 7वें प्रश्न में बिल्कुल दिख तो रहा ही है आपको, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आज तो डार्क कर रखे हैं प्रश्न,
तो व्यथित में देखिए प्रत्यय आपको बताना है, व्यथित में कौन सी प्रत्यय आपके लगी हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इत प्रत्यय है, इसमें कौन सा है, इत प्रत्यय। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, इत प्रत्यय। अब जरूरतमंद में देखो, जरूरत शब्द है, मंद क्या है, प्रत्यय है, तो सी ऑप्शन। ये कई प्रश्न बहुत आसान है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर देखो ये भी प्रश्न आसान है, पयोद, जलधर, ये शब्द किसके पर्यायवाची, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो बादल के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची सही है, तो अमृत क्या, अनुरूप, संगत, मुआफिक गलत है। कृष्ण की बात करें तो कृष्ण, नंद, नंदन, मुरलीधर, कन्हैया, तो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। इच्छुक का अनंगीकार, प्रत्याख्यान, बिल्कुल नहीं। इष्ट का संकेत, इंगित, निर्देश, बिल्कुल नहीं। ये बी ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगत युग्म को चुनिए। संगत कौन सा है, ये किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, ये विलोम शब्द में के संदर्भ में पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा युग्म है जिसमें सही विलोम शब्द दिए गए हैं। तो देखो गरल का सुधा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। देखो कृष्ण का क्या हो जाए, राधा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कृष्ण का शुक्ल होगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं एक महीने में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। कुलदीप का कुलांगार नहीं होगा, क्या होगा, कुलांगार नहीं होगा। गूढ़ का अनगूढ़ नहीं होगा, अगूढ़ होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समापन शब्द का विलोम शब्द, समापन मतलब समाप्त होना, शुरू कहां से होता है, उद्घाटन से शुरू होता है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक है उपल, एक है उत्पल, इनका क्या बताना है, शब्द युग्म है, इनका उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। तो उपल और एक है उत्पल, उत्पल का तो आपको पता होगा क्या होता है, उत्पल का कमल होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दूसरे में कमल दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो उपल का क्या हो जाएगा आपके, उपल का पत्थर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पत्थर और उपल यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है उर, क्या है, उर आपके यहां पर दे रखा है, और उर का मतलब क्या होता है, तो उर का मतलब होता है हृदय, क्या होता है, हृदय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उरु की अगर बात करें तो उरु का मतलब होता है जांघ, तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अज्ञ, और जो थोड़ा बहुत जानता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, तो अज्ञ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अचिंत्य, जिसकी चिंता नहीं, यानी कि जो चिंता करने योग्य नहीं हो, वो अचिंत्य। और अलक्ष्य की बात करें, जिसका कोई लक्ष्य नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, हर समय दूसरों में कमियां ढूंढने वाला, तो दूसरों की कमियां ढूंढने वाले को आलोचक नहीं कहते हैं, आलोचक दूसरे की आलोचना करने वाला होता है। इसको दुष्ट भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहा जाता है, जो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है, मतलब, है ना। तो छिद्रान्वेषी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये छिद्रों का अन्वेषण करता है। छिद्र क्या होते हैं, कमियां ही तो होती हैं, तो कमियों को ढूंढता है, कमियों का अन्वेषण करता है, तो वो आपकी खोज करता है कमियों की। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपके, पहला आशीर्वाद, दूसरा है पृथक, तीसरा उपचार, चौथा है शोभन। तो आशीर्वाद साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता, आशीर्वाद आपके कैसे लिखा जाता है, तो आशीर्वाद आपके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आशीर्वाद लिख दिया, ये ए ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य, मेरी तो सांस फूल गई, पहले पानी में तैरना सीखो, कपड़े उतार कर रख दिया, कपड़े उतार कर रख दिया नहीं होगा, कपड़े उतार कर रख दिए, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। सी ऑप्शन आपके अशुद्ध है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अध्यापिका कहाँ गई,
मैंने झूठा बोला, मैंने झूठा नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, झूठ आएगा। मैं मेरा काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मेरा नहीं अपना काम करूंगा, क्या आएगा यहाँ पर, अपना काम करूंगा। आपके भविष्य उज्जवल है, आपके भविष्य उज्जवल नहीं होगा, आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है मुसीबत देखकर। अगर साथियों किसी को मेरी स्पीड धीरे लग रही है तो YouTube में फीचर है, उसके माध्यम से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, तो उस हिसाब से देख लीजिए। मुसीबत देखकर घबरा जाना, तो मुसीबत देखकर घबरा जाना मतलब नानी याद आना, क्या होना, नानी याद आना। बहुत उद्यम मचाना, बहुत उद्यम मचाने का मतलब क्या करना, सिर पर उठा लेना। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो लोकोक्ति का अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करनी। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द का अर्थ अनुच्छेद है। अनुच्छेद को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो बिल्कुल आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन, इसका क्या हो जाएगा, डेलिमिशन, डिलिमिशन, क्या हो जाएगा, डिलिमिशन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हिंदी के प्रश्न अपन कर चुके हैं। अब करते हैं अपन इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व। इंग्लिश में देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि व्हाट विल यू डू इफ यू द हिस्ट्री एग्जाम। तो यहां पर देखो, व्हाट विल यू डू इफ यू द हिस्ट्री एग्जाम। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपके कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन, फेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, फेल आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, आई डिड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय क्लोथ्स ट्रांसफॉर्म्स दिस सेंटेंस इनटू। प्रेजेंट में इसको ले जाना है। प्रेजेंट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो प्रेजेंट में ले जाने के लिए इसको चेंज करते हैं। तो इसका चेंज क्या होगा, आई डू नॉट हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय क्लोथ्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिड है। डिड किस में है, पास्ट में। प्रेजेंट में लाना तो डिड को क्या होगा, डू हो जाएगा। यहाँ पर डू नॉट हैव तो रहेगा, टू गो टू द मार्केट टू बाय क्लोथ्स। तो बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्लीज हेल्प मी हेल्प द नीडी, प्लीज हेल्प द नीडी। तो एक्टिव पैसिव का है, वॉइस का पर्सन है। तो इसका जैसे प्लीज से शुरू हो या फिर किसी और इस प्रकार के सेंटेंस वर्ड से शुरू होता है, तो प्लीज हेल्प द नीडी का क्या बनेगा, तो इसका बनेगा द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, इसमें शुड आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है लेट अस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, लेट अस, तो इसका क्या बनेगा, इसमें देखिए अगर बात करें तो बिल्कुल क्या बनेगा, लेट दिस प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड, लेट दिस प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक्टिव पैसिव में आपको पता ही है कि हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। टेंस की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ये देखिए आपके हैं वॉइस, ये इसके नरेशन से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए, अर्पिता सेड टू हिम व्हाइल आई वाज डांसिंग इट वाज रेनिंग हेवीली। तो इसका क्या बनेगा, सेड टू, सेड टू का क्या बनता है, टोल्ड। तो यहाँ पर देखिए वैसे ये बता ही रही तो टोल्ड, टोल्ड ही आएगा। तो टोल्ड एक ही ऑप्शन में है वैसे। और वाइल का, वाइल कंजक्शन क्या आ गया बीच में जोड़ने के लिए, दैट आ गया। वाइल आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अर्पिता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। तो वाइल सी वॉज डांसिंग इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो बिल्कुल आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यू ऑलवेज सीम टू बी इन हरी। तो यू ऑलवेज सीम टू बी इन हरी, तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। ए आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ही इज प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। तो ही इज प्रोफेशनल, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा,
ए ही बिल्कुल करेक्ट आएगा, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है रितिका इज गुड इन मैथमेटिक्स होगा या एट, तो बिल्कुल यहाँ पर एट मैथमेटिक्स होगा। यहाँ पर अगर अपन लिखते हैं वीक, रितिका इज वीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, नहीं तो यहाँ पर इन नहीं आएगा। गुड आएगा तो यहाँ पर आएगा एट, ये ध्यान रखना। अगला है कि सीमा इज ऑलवेज इंडल्ज हर शॉपिंग, तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी क्या आ जाएगा, इन। अगला है किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्या है, वन वर्ड से संबंधित आपके प्रश्न है। किससे संबंधित है, वन वर्ड से संबंधित। तो इसमें किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का क्या हो जाएगा, जीनोसाइड। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस की बात करें तो इसका क्या बन जाएगा, एसिडियस बन जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ही कांट चैलेंज हिम, इसको असर्टिव को इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा, ही कांट चैलेंज हिम, तो हाउ कैन ही चैलेंज हिम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन आपके, हाउ कैन ही चैलेंज हिम। अगला प्रश्न है नन ऑफ देम टू गो बैक टू देयर होम्स, नन ऑफ देम वांट, क्या आएगा, वांट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ देम वांट टू गो बैक टू देयर होम्स। अगला है कलेक्टिंग पेंटिंग्स इज हर हॉबी, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्रू, इसके साथ लगाना प्रफिक्स। प्रफिक्स की बात करें तो प्रफिक्स आपके अन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ट्रू। अगला प्रश्न आपके पैसेज से संबंधित है, 40वां प्रश्न, और इसमें एक ही प्रश्न पूछा गया था 40वें में पैसेज से, तो पैसेज से प्रश्न पूछा गया, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश के कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अपन आपके जीके के, करंट अफेयर वगैरह सब शामिल है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू हुआ है, पढ़े भारत अभियान, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नागालैंड में अफस्पा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो यह अध्यक्ष है विवेक जोशी, बिल्कुल आपको दिख तो रहा होगा, विवेक जोशी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राजस्थान कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा वेटरनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया जोबनेर जयपुर में। कहाँ पर, जोबनेर जयपुर में किया गया। अगला है राजस्थान की वह वरिष्ठ लेखिका जिनके पहले कहानी संग्रह जिसका नाम है आदमखोर, इसका विमोचन जयपुर की कलानेरी आर्ट गैलरी में किया गया, ये कौन है, तो ये है आशा पारासर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ओएनजीसी की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक। देखिए साथियों, हर प्रश्न को तो विस्तार से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 160 प्रश्न अपने को करने हैं और समय बहुत ही सीमित है, तो यहाँ पर आप भी समझिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि जिन प्रश्न को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए उनको जरूर करूंगा। तो यहाँ है, हाल ही में ओएनजीसी की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है अलका मित्तल। कौन बनी है, अलका मित्तल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है, तो ओपन रॉक म्यूजियम आपके कहाँ पर खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके करंट अफेयर के 8 प्रश्न हो गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब है 8 प्रश्न आपके साइंस के। तो साइंस के प्रश्नों की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के हेतु किस आरटीपीसीआर तकनीक को मंजूरी दी गई है, तो ये इसका नाम है ओमिश्योर। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए ओमिश्योर, तो याद रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया,
तो गांधी बधिर महाविद्यालय की अगर बात करें तो अच्छा 8% अभी कंप्लीट हुए नहीं है करंट के ना, ये करंट का ही है वैसे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपके गांधी बधिर महाविद्यालय जोधपुर में उद्घाटन इसका किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2023 का अगर बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में खेलो यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब वो है करंट के कंप्लीट, अब है विज्ञान आपके सामने। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व है जिसके द्वारा क्या होती है? हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। हृदय धड़कता कितनी बार है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। सही है। तो यहाँ पर इसको आवश्यकता होती है सोडियम की। किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम की आवश्यकता होती है। अगला है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो जैव विविधता की 8 एंसले की अगर बात करें तो इसके द्वारा इकोसिस्टम शब्द का यूज किया गया था। इसका इकोसिस्टम। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम यूज किया गया था वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेविंग दर्पण में निम्न में से कौन सा दर्पण उपयोग लिया जाता है? देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है दैनिक जीवन का विज्ञान। तो दैनिक जीवन से संबंधित विज्ञान में यह सही प्रश्न ही आते हैं भाई। सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण होता है? तो ये अवतल दर्पण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। नाव क्या करती है? पीछे की ओर गति करती है। तो ऐसा किस नियम का कारण है? तो ये आपके न्यूटन के तीसरे नियम, जिसको अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपके ये ऐसा होता है कि जब नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। अगला है, दूरी किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसमें क्या होता है? दिशा भी होती है प्लस परिमाण भी होता है। तो इनको क्या कहते हैं? सदिश। जिनमें केवल परिमाण होता है इनको क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। तो यहाँ पर दूरी किस प्रकार की है? तो दूरी में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। तो ये आप करके कौन सी हो जाएगी? अदिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। लेकिन सी ऑप्शन दे रखा धनात्मक, तो बिल्कुल करेक्ट होगा सी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। सी, बी और सी दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट क्यों? धनात्मक क्यों? कि दूरी आपकी जितनी भी होगी, जैसे 1 मीटर होगी तो ये 1 मीटर धनात्मक है। ऐसे नहीं कह सकते कि -1 मीटर, कभी भी माइनस में नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है क्या? कार्य का मात्रक बिल्कुल आपके जूल ही होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का मात्रक आप मेरे को बताइए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ आपको बताना है कि आपके बल का मात्रक क्या होता है, और इसी के साथ आपको बताना है शक्ति का मात्रक क्या होता है, और इसी के साथ आपको बताना है कि आपके दूरी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सीसी मक्खी से होने वाला रोग कौन सा है? तो सीसी मक्खी से आपके कौन सा रोग होता है? सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीमेंट रासायनिक रूप से होता है। रासायनिक रूप से सीमेंट क्या होता है? सीमेंट आपके कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटलस पर्वत की बात करें तो एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये किस तरफ स्थित है? तो ये देखिए आपके 4 दिशाएं होती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित, सॉरी नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट में। ये नॉर्थ वेस्ट में ही स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, यानी कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग?
दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। वैसे सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सागर का जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः होता है। तो सागर का जल, ये सागर है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी तो ताप पड़ता है। और अंदर क्या है, सूर्य की किरणें कमजोर हो जाती हैं तो नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता है। तो गहराई में साथ सामान्य तापमान क्या है? घटता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो ये सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। और सबसे लंबा अगर आपसे पूछे तो वो है एल्यूसियन ट्रेंच। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? महाद्वीप, महासागर, ये आपके दोनों ही प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भूमंडलीय विकिरण क्या है? तो भूमंडलीय विकिरण किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाला सकल सौर विकिरण भूमंडलीय विकिरण कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करते हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। उनको क्या दिया जाता है? इको मार्क का टैग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी चीजें जिनको हाल ही में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है? कमेंट करके जरूर बताइए। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो वह अन्य प्रकार के वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है, आपके मृदा में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मृदा में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, इस कारण ये जल्दी से पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसको टाइगर प्रदेश कहा जाता है। अगला है, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसका नया नाम क्या है? आप मेरे को जरूर बताइए। नया नाम क्या? नया नाम आप मेरे को बताइए। अगला है, वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो रामायण में वाल्मीकि ने कहा है इसको मरुकांतार। और ब्रह्मव्रत किसमें कहा है? तो ये कहा है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में इसको कहा है ब्रह्मव्रत, राजस्थान को। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया? मेरे को जरूर बताइए। तो ऑप्शन दे देता हूं, जॉर्ज, थॉमस या टॉड, दोनों में से किसने किया था? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? रही मियार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर। अब देखिए यहां पर अलग कैसे करना है। तो ये तीन हैं, ये तो पंजाब की अलग प्रांत है इनकी, और इस रही मियार खां की प्रांत अलग है। तो मेरे को ये बताइए कि ये किस किस प्रांत से संबंधित है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अलग प्रांत से है और ये अलग प्रांत का जिला है, इस कारण ये तीन अलग हो गए, एक अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा प्राचीन काल में उल्लेखित पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है? तो पुष्प प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? रोही का मैदान आपके पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये 2005 में शुरू हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कोटा भरतपुर संभाग में शामिल है, बिल्कुल ठीक है। डांग विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक विकास करना है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? एकाधिकार नहीं है।
तो एस्बेस्टस में आपके राजस्थान का एक अधिकार नहीं है, अन्य राज्यों में भी ये उत्पादित किया जाता है। बाकी टंगस्टन, संगमरमर और तांबड़ा में राजस्थान का एक अधिकार है। अगला प्रश्न है उदयपुर की बाबर मल स्थान से किस रंग का संगमरमर निकाला जाता है? तो बाबर मल से आपके गुलाबी रंग का संगमरमर निकाला जाता है। इस रंग का गुलाबी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीखाबाई सागवाड़ की अगर बात करें तो भीखाबाई सागवाड़ परियोजना है, ये माही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। और ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो मानसी वाकल परियोजना किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है? तो ये उदयपुर के लिए है। मानसी वाकल उदयपुर के लिए। पलास वन ढाक का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब पलास की बात करें तो पलास को कहा जाता है जंगल की ज्वाला। क्या कहा जाता है इसको? जंगल की ज्वाला कहा जाता है। अब इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि इसके पुष्पों का रंग ऐसा होता है जिससे लगता है कि इन पर पुष्पों के रंग के कारण रंग ऐसा होता है जैसे कि कोई आग लग गई हो वन में। दूसरा कि पलास के जो पेड़ होते हैं इनमें आपस में रगड़ने के कारण क्या होता है, जो आंधियां चलती हैं, हवा चलती है तो आपस में रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाते हैं कि इसके कारण आपकी क्या लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। इसी कारण इसको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ये 2 कारण है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर लिखा है प्रोसोसिव सिनेरेरिया, तो इसको प्रोसोपिस सिनेरेरिया कर लीजिए, और ये होता है खेजड़ी का होता है। अब यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल पहला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है वन नीति के अनुसार अरावली प्रदेश तथा मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत वन आच्छादित होने चाहिए? तो भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली प्रदेश में 65% वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, और मैदानी प्रदेश में 25% वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? जयपुर। और सबसे कम कहाँ है जनसंख्या घनत्व? तो सबसे कम की बात करें तो यह है जैसलमेर। शायद मुझे जहां तक याद है जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 ही होना चाहिए, फिर आप जरूर देखिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.10, यानी कि 75.10 इसको अपन कह सकते हैं। अगला है जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष किस उद्यान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए हैं, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहां से आपके जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है एंडरसन टोड नामक मेंढक की प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो ये भी आपके मरु उद्यान में ही पाई जाते हैं, इसी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में पवन ऊर्जा संयंत्र। राहु घाट परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो राहु घाट परियोजना की अगर बात करें तो राजस्थान की हिस्सेदारी है 50%। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लाल मिर्च, मथान या जोधपुर। किन्नू अलवर नहीं होगा, किन्नू आपके गंगानगर। अच्छा, यहाँ पर मंडियां पूछी जा रही है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन्नू की मंडी कहाँ है मेरे को बताइए? गंगानगर में सर्वाधिक जो किन्नू उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ईयर रोग किस फसल में पाया जाता है? तो ग्रीन ईयर रोग है ये बाजरा की फसल में पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कोटा मंडी,
कोटा मंडी नहीं, कोटा बूंदी होना चाहिए था यहाँ पर, पिछले वाले के कारण मंडी आ गई यहाँ पर। अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो बिल्कुल आपके भरतपुर, धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? तो ग्राम स्तर की बात करें तो प्रथम पशु गणना 1977 में की गई। राजस्थान का पशु संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इसके अतिरिक्त उदयपुर में भी पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कृषि के औजार मशीनरी बनाने का कारखाना नागौर में स्थित है। और खेल का सामान है, यानी कि स्पोर्ट्स का जो सामान है, ये किस जिले का प्रसिद्ध है, मेरे को आप बताइए। अगला है, राजस्थान में सीमेंट कारखाने के सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है AW प्रदेश में। इसमें AW प्रदेश में पाई जाती है। AW में कौन कौन से जिले आते हैं, अगर आपको पता है तो बताइएगा। मैं प्रश्न पूछने की भरमार रखता हूं आपके, आप इनका आंसर कमेंट में देंगे तो आप लिखेंगे तो एक बार आपके भी याद हो जाएगा। जल विभाजक जल संभर सीमा जो राजस्थान में अरब सागर की अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को, देखिए अफवाह तंत्र की अगर बात की जाए तो इनको दोनों को अलग अलग करने वाला कौन है? वो है भोराट का पठार। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में भयंकर छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? छप्पनिया अकाल 1899 में पड़ा था। इसको छप्पनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये अभी संवत विक्रम संवत की बात करें तो अभी शायद 2076 होना चाहिए, और कोई और है तो पता नहीं, लेकिन ये 2056 में पड़ा था छप्पनिया अकाल, इसी कारण इसको छप्पनिया अकाल नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो सूखा संभावित कार्यक्रम आपके 11 जिलों में चलाया जा रहा है। सापेक्ष गरीबी के निर्धारण के लिए कौन सी प्रयोग में ली जाती है? एक होती है लॉरेंज वक्र विधि और एक होती है गिन्नी गुणांक विधि। ये दोनों ही विधियां आपके सापेक्ष गरीबी के निर्धारण के लिए काम में ली जाती है। अब देखिए, परछन बेरोजगारी क्या है? परछन बेरोजगारी आपके कौन सी बेरोजगारी है? तो ये है आपके श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार की आपके परछन बेरोजगारी देखी जा सकती है। जहां आवश्यकता कम होती है और उपलब्धता मजदूरों की, श्रमिकों की ज्यादा होती है, तो वो अपने हिस्से के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर उत्पादकता क्या रहती है? कुछ श्रमिकों की उत्पादकता शून्य रहती है। इसी कारण इसको श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य कहा गया है। इसे परछन बेरोजगारी कहा जाता है। अगला है, श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो श्री राम फर्टिलाइजर और केमिकल उद्योग की बात करें तो ये आपके कहां पर स्थित है? कोटा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शॉर्ट में अपन इसको क्या कहते हैं? आफरी कहते हैं। एक है काजरी, तो काजरी और आफरी ये आपके जोधपुर में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? स्थिर कीमतों पर पूछे तो आपके 81,231 रुपए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 1,35,000 के समथिंग है, आप देख लीजिएगा उसको। समथिंग है, पूरा 1,35,000 नहीं है। राजस्थान के उससे थोड़ा ज्यादा है। राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष है 1999-2000। 1999-2000। अगला प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान है 20%। कितना योगदान है? 20% योगदान है। और ये सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट, यानी सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे ज्यादा योगदान है।
पहला किसका है? 40%। 40% है बॉम्बे हाई का। किसका है? बॉम्बे हाई का, ये पहले स्थान पर। अगला है आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक किस वस्तु का निर्यात होता है? तो सर्वाधिक होता है अभियांत्रिकी वस्तुओं का। उसके बाद में हस्तकला है, कपड़ा है, इनका भी उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? तो पंचायत को दिए गए 29 विषय। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त निगम वित्त आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत उल्लेखित है? तो वित्त आयोग में क्या होती है? वित्त आयोग में इनकम, वित्त आयोग किसकी ध्यान रखता है? इनकम की ध्यान रखता है। तो इनकम से आई उठा लो तो वो हो जाएगा 243 आई। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब है आपके भारत से संबंधित जीके, इंडिया का जीके। तो इंडिया का जीके आपके सामने है। तो यहां पर देखिए, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। अर्थशास्त्र किस शैली में लिखा गया? तो अर्थशास्त्र चंपू शैली में लिखा गया, यानी कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, मिक्स करके, तो उसको कहते हैं चंपू। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? 71वें में जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव जारी किया गया और कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता की मांग करेगी, ये भी जारी हुआ। कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, ये भी इसमें कहा गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, या आप मेरे को ये बता दीजिए कि किस रियासत के शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला है नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। आप मेरे को बताइए कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती किसके द्वारा जहर दिया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को नन्ही जान के द्वारा जान ने जान ले ली, किसकी? दयानंद सरस्वती की। तो नन्ही जान। मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? तो नमूना कहा जाता है विजय सिंह को। जहांगीर का नमूना किसको कहा जाता है? विजय सिंह को कहा जाता है। राजस्थान की वे सैनिक छावनियां जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, तो वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एरिनपुरा में आपके विद्रोह किस दिन हुआ था? आप तारीख याद है तो जरूर बताइएगा। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये था ईडन। और बर्टन कहाँ का था? बर्टन था कोटा का। ठीक है, ध्यान रखना। मैक मोसेन था मारवाड़ का, यानी कि जोधपुर का। मॉरिसन था भरतपुर का। आगे बढ़ते हैं, ईडर से मेवाड़ भीलकोर ने ईडर में मेवाड़ भीलकोर ने किसके नेतृत्व में गोलीकांड किया? अब गोलीकांड मतलब गोली चलाना, कौन गोली चलाता है? जो शूटर होता है। तो बिल्कुल मेजर शूटन ने शूट कर दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में एकमात्र रियासत जो अंतर राज्य यानी कि दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बनी, वो थी सिरोही रियासत। अगला है, राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे बाल मुकुंद बिस्सा और जोधपुर में। तो ये प्रश्न आपके बाल मुकुंद बिस्सा से संबंधित प्रश्न उठ सकता है। मेवाड़ी किसकी उपबोली है? तो मेवाड़ी आपके मारवाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना। अगला है, देवनारायण की बगड़ावत महाकथा रचना के लिए किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये रचना है, इनको पद्मश्री भी दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, तो ये होता है उपनयन संस्कार। कौन सा होता है? उपनयन संस्कार इसको कहा जाता है।
अगला है नांदना क्या है? तो नांदना एक प्रकार का क्या है? वस्त्र। चारी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये खेराड़ प्रदेश में, या खेराड़ क्षेत्र इसको अपन कह सकते हैं, खेराड़ क्षेत्र में प्रचलित है। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता कौन है? छेड़छाड़ के लोक देवता है इलोजी, और इनकी सवारी है वो कहां पर निकाली जाती है? मेरे को बताइए। इलोजी की सवारी की शुरुआत है वो तो हर्षोल्लास के साथ होती है, लेकिन इसका एंडिंग है वो क्या होता है? करुणामय होता है। एंडिंग क्या होता है? क्या हो गया इसको? करुणामय होता है। आगे बढ़ते हैं। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? तो शीतला माता का पुजारी होता है कुम्हार, और शीतला माता का वाहन क्या है? तो वह है गधा। ठीक है, चेचक की देवी इनको कहा जाता है। केला देवी के मेले में किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो केला देवी के नृत्य में लांगुरिया गीतों के साथ लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला है नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का कार्तिक शुक्ल एकम को होता है, प्रतिपदा जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी, अच्छा मैथ आ गई, मैथ आ गई है भैया। मैथ सोल्व करते हैं, इससे पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, है ना? तो आप भी पी लीजिएगा पानी वगैरह अगर पास में है तो। मैथ आ गई है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। अब मैथ में देखिए, बहुत ही शानदार चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि एक मैदान है, और किसका मैदान है? फुटबॉल का मैदान है। उसमें दर्शक कुछ मैच देख रहे हैं, और उस मैच देखने वाला में व्यवस्थापकों ने सही व्यवस्था नहीं की है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, 1/6 भाग है, ये तो दर्शक के ऊपर क्या लगाया? टिन शेड लगाया। मान लीजिए इसने लिखा कवर्ड शेड, तो टिन शेड यहाँ पर लगा रखा है, तो इनके ऊपर तो छाया है। 4000 लोग हैं वो खुले में बैठे। क्या बैठे? खुले में बैठे। अब देखो टोटल 1/6 है, तो एक से तो कम ही है, तो टोटल कितने दर्शक मान सकते हैं अपन? तो एक भाग मान सकते हैं पूरे मैच का। जो मैदान है उसका एक भाग, उसमें से 1/6 है वो तो टिन शेड में है, बाकी के जो है वो अलग है। तो एक में से 1/6 निकाल लो, तो कितना बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा 5/6। अभी 5/6 की वैल्यू अपने पास है क्या? तो बिल्कुल है। तो 4000 वैल्यू दे रखी है, तो ये किसकी वैल्यू? 5/6 की। तो 5 ऊपर 6 ऊपर चला जाएगा, बटा में लिखेंगे। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? अपने को निकालनी 1/6 की वैल्यू, जो आपके यहाँ पर कवर्ड में बैठे हैं, तभी तो टोटल दर्शक अपने पास आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी बात करें तो ये इससे कट जाएगा, 8 पंजे 40 होता है, 800 आ जाएगा। ये कितने हो गए आपके? 4800। कितने हो गए? 4800। अब अपने को 1/6 की वैल्यू निकालनी। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये पूरे एक की वैल्यू आ गई है। हालांकि अपने को एक की ही चाहिए, लेकिन फिर भी अपन चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा? वापस से 800 आ जाएगा। तो 800 आ जाएगा। 4000 तो खुले में बैठे ही हैं, और जो बंद में कितने थे? 5/6 लोग खुले में थे। ठीक है, तो खुले की वैल्यू अपने पास थी, बंद की वैल्यू अपन ने 1/6 की निकाल ली। कितनी आई? 800 लोग हैं वो कवर्ड में थे, तो 800 इस 4000 में जोड़ देंगे तो अपने पास 4800 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि आंसर अपने पास पहले ही आ गया था 4800, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 1/6 की गुणा नहीं की थी, तो एक तो यहाँ माना जा सकता है। तो वैसे भी अपन इसको मान सकते हैं कि 4800 आपके बिल्कुल करेक्ट है। 4000 खुले में बैठे हैं, और 800 है वो कवर्ड शेड में बैठे हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4800। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/15 भाग, कितना भाग? 2/15 भाग है वो तो वायुयान से करता है, और 2/5 भाग है वो रेलगाड़ी से करता है, और शेष है वो टैक्सी से करता है। तो टैक्सी से कितना हिस्सा पूरा किया वो अपन से पूछा है, तो इनको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 15 एलसीएम आ गया, और 15, ये कितना हो गया इधर? इसको मैं क्या कहते हैं यार, एक मिनट। इसका एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया,
और अपने को जोड़ना है। इनको जोड़ना क्यों है? क्योंकि टोटल यात्रा को अपन क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। टोटल यात्रा कितनी है? 1। उसमें से 2/15 इसने वायुयान से की, 2/5 है और रेलगाड़ी से की। शेष कितनी यात्रा है? जो टैक्सी से की। तो अपन इन दोनों को जोड़ के 1 में से घटाएंगे तो अपने पास शेष यात्रा, टैक्सी वाली यात्रा आ जाएगी। तो अब देखिए लघुत्तम इसका कितना आ गया? एलसीएम जिसको कहते हैं 15 आ गया, और यहाँ पर 15 और इधर कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 का 2। 6 क्यों आ गया कि 5 इसको गुणा करके इसका भाग देंगे तो 6 ही आएगा, और इधर 2 आ गया, तो ये कितना हो गया अपने पास? 8/15 आ गया। यानी कि टोटल इसने वायुयान और रेलगाड़ी से कितनी यात्रा की है? 8/15 की। अभी 1 से तो ये भी कम है, तो 8/15 की है। तो अब अपन क्या करेंगे? तो 1 माइनस 8/15 करेंगे। 1 माइनस 8/15 करेंगे तो 15 का 15 एलसीएम आ गया, और 1 से गुणा करेंगे तो इधर 15 आ जाएगा, -8। तो 8 में से 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7, और बट्टा में 15। तो 7/15 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। आगे बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए कि x माइनस 1 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड है? अब देखिए x माइनस 1 दे रखा है यहाँ पर, तो x बराबर इस बराबर 0 रख दूं मैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस का 1। अब x की वैल्यू अपन इन सब में रख के ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर पहला और तीसरे में आपके बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर गुणनखंड है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इनका वैल्यू 0 नहीं होगा। आप करके इसको देख सकते हैं। x की जगह आपको क्या रखना? 1 रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा यहाँ पर करवाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, इतना हार्ड भी नहीं है, आसान प्रश्न है। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए, x माइनस 5 इसका गुणनखंड है। x माइनस 5 दे रखा है, बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 5। अब प्लस 5 है वो x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू प्लस 5 रखेंगे तो 5 की घात 3 कितना हो जाएगा? 5 की घात 3 माइनस 3, और x की जगह आपको कितना रखना? 5 का स्क्वायर प्लस k, और x की जगह 5 रखना है। -10 है, इसको बराबर में ले जाओ, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 का कितना हो गया? 25, 25 125, 5 पंजे 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, माइनस, और 25 5 का स्क्वायर 25, 25 का क्या हो जाएगा? 75 प्लस 5k, 5k बराबर 10। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और 12 में से 7 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 5 बचेगा, प्लस 5k। अब ये 50 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 10 है। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं, और 50 को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो 5k बराबर -40 बचेंगे। यहाँ पर -40 बचेंगे, ये प्लस का 10 है, और ये प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 40 बचेंगे। k बराबर क्या हो जाएगा? -40/5, और ये इससे कटेगा कितनी बार? 8 बार। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8। -8 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी सी आय का अनुपात कितना है? 3-7-4 है। अब यहाँ पर देखिए 3-7-4, इनकी व्यय 4-3-5 है, और यदि चॉइसों की आय में से ए 300 रुपये बचाता हो तो बी और सी का बचत कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर इसने कहा है कि 2400 रुपये ए की आय है। ए की आय कितनी है? 2400 रुपये। आय में से ए 300 बचाता है, तो आय का अनुपात अपने को दे रखा है। सबसे पहले इनकी आय निकालेंगे, फिर बचत निकल जाएगी अपने आप। तो 2400 किसके बराबर है? इस 3 की वैल्यू अपने को दे रखी है। तो 2400 किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू है, तो 7 की निकालो, यानी कि बी की अपन क्या निकाल रहे हैं? बी की आय निकाल रहे हैं। बी की आय, बी की आय कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर 8 तिया 24 और 8 7 56, तो बी की आय आ गई 5600। इसी प्रकार सी की निकालेंगे, तो सी की निकालेंगे तो 7 की जगह कितना रख देंगे? 4 रख देंगे, तो 8 चौक कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। ये सी की वैल्यू आ गई, सी की आय, ये आ गई आपकी सी की आय। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? ए बी सी की आय आ गई अपने पास, अब अपने को निकालना है इसका बचत। लास्ट में अपने को बचत ही तो निकालनी है, बी और सी की।
अब बचत का अनुपात क्या है? तो बचत का अनुपात है 4-3-5। अब ए 300 रुपये बचाता है। ए कितना बचाता है? 300 रुपये बचाता है। तो बचत कितनी होगी बी और सी की? ए 300 रुपये बचाता है और अच्छा, व्यय का अनुपात दे रखा है, बचत का अनुपात नहीं दे रखा अपने को ना, व्यय का अनुपात दे रखा है, तो व्यय निकालना पड़ेगा पहले तो अब व्यय निकालते हैं अपन पहले। तो ए का व्यय कितना है? तो ए का व्यय देखो 2400 में से 300 रुपये बचाता है, तो व्यय कितना हो गया? 2100 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार बी के व्यय की बात करें, बी की इनकम कितनी है? 5600। बी की खर्चा कितना, वो निकालना पड़ेगा पहले तो खर्चा निकालते हैं बी का। तो बी का खर्चा कैसे निकालेंगे? तो ए का खर्चा 2100 है और 2100 की वैल्यू किस अनुपात के बराबर? इस वाले 4 के बराबर है। तो 4 का भाग दे दो। बी का अनुपात कितना है? 3। 3 से गुणा कर लो। तो इससे अपन निकालेंगे, 4 का भाग देंगे 2100 में तो कितनी बार जाएगा? 525 बार जाएगा। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 1575। सॉरी, 1575 होगा, 76 नहीं होगा। 5 या 15, 75 होगा। तो 1575 रुपये ये क्या आ गया? ये अपने पास आ गया बी का व्यय। सी के व्यय की बात करेंगे तो अनुपात लेंगे अपन 5। 3 की जगह कितना रख देंगे? 5। तो अपने पास आ जाएगा 2625 रुपये, ये सी का। तो ए बी सी का व्यय अपने पास आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? बचत निकालनी है। इनकम आ गई, व्यय आ गई, तो बचत आराम से निकल जाएगी। तो बचत निकालते हैं बी और सी की। तो बी का व्यय कितना है? 1575। इसमें से घटा लेते हैं और 3200 में से क्या घटा लेते हैं अपन? 2625 घटा लेते हैं। तो अपने पास बी और सी का जो बचत है वो आ जाएगी। तो इसकी बचत आएगी 4025 रुपये और इसकी आएगी 575। 2625 निकाल रहे हैं 3200 में से, तो 500 ही बचेंगे। 575 रुपये। तो एक की 4000 रुपया 25, 4025 किसकी आ गई? बी की आ गई। सी की 575। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में कैलकुलेशन अगर फास्ट होती है तो फटाक से अपन निकाल सकते हैं इसको। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, ये तो एक एक चीज आपको बोलकर बतानी पड़ती है इसलिए, बाकी आपको भी एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, 3400 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि आपके अनुपात कितना हो जाए? विभाजित कीजिए, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का भाग बी और सी का भाग क्रमशः 2:3 इस प्रकार से है, तो बी और डी के भागों का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसमें देखिए अपन अनुपात आपको जोड़ने आते ही हैं। ए बी सी डी 4 अनुपात दे रखे हैं। ए और बी का अनुपात 2:3 दिया है। बी और सी का क्या कितना दिया है? 4:2 दिया है। और सी और डी का दिया है 2:3। तो ये आपके पड़ोसियों से भर लो, यहाँ पर भी 3 भर लो, यहाँ पर भी 3 भर लो, क्योंकि यहाँ 3 है। यहाँ पर 2 भरा जाएगा, यहाँ पर 4 भरा जाएगा, यहाँ पर आपके 2 भरा जाएगा और यहाँ पर भी आपके 2 भरा जाएगा। तो यहाँ पर इनको अब गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो साथियों देखो, गुणा करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 दूआ 6, 6 तिया 18। ठीक है। 3 दूआ 6, 6 दूआ 12। ठीक है। इसमें अनुपात ऐसे कैसे हो गया? 2:3, 4:2 और 2:3 है। 4:2 नहीं, यहाँ 4:3 है साथियों, इसको सही कर लेना। ये 4:3 है, 2:3, ये 4:3 है, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, है ना? तभी मेरे को लगा था। तो अब कैसे होगा देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और इसका हो जाएगा 3 तिया 9 दूआ 18 और इसका कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूआ 24 और इसका हो जाएगा आपके 4 दूआ 8 दूआ 16। तो अनुपात अपने पास ये बना।
अब जैसे कटे तो काट सकते हैं इसको। अपने को ज्ञात करना है बी और डी का भाग। तो टोटल अपने को दे रखा है 3400, बी और डी का ज्ञात करना है। तो टोटल अपन इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? इनको जोड़ने पर अपने पास आएगा, देखो 7, ये है 16 और 24 कितने हो गए? 40। 40 10 50, 50 और 10 हो गए आपके 60, 60 और 20 80। तो ये तो टोटल हो जाएंगे 80। ठीक है, 80 होंगे क्या? नहीं, 85। या जोड़ में ही गलती हो रही है यहाँ पर। तो 85 होगा ना ये। 40 10 50 और 50 और 10 60, 60 85 बिल्कुल सही है। टोटल 85। अब अपने को बी और डी का निकालना है। 24 और 27 को जोड़ दो। 24 और 27 को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा? 51। तो अब देखिए 85 की वैल्यू अपने पास है 3400। तो ये 3400 बट्टा 85 निकालना। 51 की वैल्यू निकालनी अपने को। बी और डी के भागों का योग पूछा है तो 51। अब 85 से अपन इसको काट देंगे। देखो 17 के पाड़े से ये कट जाएगा 200 बार, और 17 के पाड़े से ये कट जाएगा 5 बार। 5 के पाड़े से ये कट जाएगा आपके 40 बार। ठीक है, अब 4 को इससे गुणा कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2040 रुपए। तो 2040 ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 135, प्रश्न नंबर 135 देखिए। 1240 की एक धनराशि है, एबीसी में बांटनी है और ए अनुपात बी अनुपात सी ये है, तो सी का भाग कितना होगा? तो देखिए एबीसी में बांटनी है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है। ए अनुपात बी कितना है? 6 अनुपात 5 है, और बी अनुपात सी कितना है? 10 अनुपात 9 है। तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 60, ये हो गया 50, ये हो गया 45। अब इनको अपन काट सकते हैं 5 के पाड़े से। 5 के पाड़े से सभी को काटेंगे तो अपने पास अनुपात आएगा 12 अनुपात 10 अनुपात 9। अपने को वैल्यू निकालनी सी की। सी का अनुपात है 9। टोटल वैल्यू अपने को दे रखी 1240। तो 12 और 10 कितना हो गया? 22। 22 और 9 कितना हो गया? 31। तो 1240 की वैल्यू, 31 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 31 से ये काट देंगे तो अपने पास ये कट रहा है 31 से कितनी बार? 40 बार, और इसका वैल्यू आ जाएगा 9 चौक 36 360 रुपए। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 है। पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 अनुपात 3 है, यानी कि टोटल अनुपात कितना है? 5। टोटल वैल्यू अपन मान लेते हैं 100। टोटल विलियन कितना है? मिश्रण कितना है? 100 लीटर। तो 100 लीटर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 5 है। अपने को निकालना कितना? पानी का प्रतिशत निकालना 3 निकाल लो। तो ये कट गया इससे 20 पंजे 100 और कितना हो गया? 60। तो 60% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, दूध और पानी के 70 लीटर के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है, कितना पानी मिलाने पर नए मिश्रण में, नए नहीं न्यू मिश्रण, नहीं न्यू होगा, पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। अब देखो इसके यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है? एफ प्रतिशत निकालना अपने को। एफ प्रतिशत बराबर आई प्रतिशत इंटू क्यू बट्टा क्यू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आई कितना है? अब देखो जल की मात्रा कितनी है? 10% है मिश्रण में, तो शेष कितना है? 90%। इंटू, अब यहां पर देखिए दूध और पानी के मिश्रण कितना है? 70 लीटर। तो यहां पर 70 लीटर, और क्यू कितना है? क्यू 70 लीटर है। प्लस माइनस क्या होगा? यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस कितना मिला रहे हैं? पता नहीं, एक्स अपने को ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे। ये टोटल अपने को बराबर में एफ की जगह क्या रखना है? एफ प्रतिशत 75% दे रखा है, तो 100 में से 75 25 निकालो, 75 बच जाएगा अपने का। ठीक है, तो ये पानी का मिश्रण 25% है, तो शेष मिश्रण कितने का होगा? 75%। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो
70 प्लस x को मैं इधर रख लेता हूँ और उसको इधर भेज देता हूँ, तो 75 तो ऊपर है ही, बट्टा में क्या हो जाएगा कि 90 इंटू 70। तो 90 इंटू 70 की बात करें तो ये 3 के पाड़े से 25 बार कट जाएगा और ये आपके 3 के पाड़े से 30 बार कट जाएगा। और 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, और यहाँ पर ये कट जाएगा 70 14 बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है 6 और 14, और 14 छक्के कितने होते हैं 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा 84 माइनस 70 बराबर कितना आ जाएगा 14 लीटर, यानी कि 14 लीटर पानी अपने को और मिलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगला है बालू की एक बोरी का वजन 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम है, गलती से कितना तोल दिया 40.8 किलोग्राम तोल दिया इसको, 40.8 किलोग्राम इसको तोल दिया। 8 किलोग्राम तोल दिया तो क्या किया इसने त्रुटि कर दी। कितनी त्रुटि कर दी 40 पे 0.8 की त्रुटि कर दी, ये 0.8 है। ठीक है, 0.8 की त्रुटि कर दी। प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 0.8 को 10 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है 4 है, तो कितनी बार आ गया 2% त्रुटि है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, एक पेन की कीमत है 20% की वृद्धि होगी। मान लो कीमत कितनी थी 100, वृद्धि कितनी हो गई 20, तो 120 हो गया। अब उसकी कीमत कितनी हो गई 20, तो 120 की वैल्यू कितनी है 120 की वैल्यू 120 नीचे आएगा, 120 की वैल्यू कितनी है 20। अपने को निकालनी है पहले कीमत कितनी थी 1 दर्जन की, तो 100 इंटू 12 कर दो। ठीक है, तो ये इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 की बात करें तो 6 दुआ 12 और 10 दुआ 20, 5 दुआ 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दुआ 6। अब यहाँ पर देखिए आपके 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 5 इंटू 10 इंटू 4, 5 इंटू 10 इंटू 4, इतना ही बचा। तो 5 50, 50 5 चौक 20, 200 रुपये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आसान प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब बढ़कर कितना हो गया 10 हो गया। तो उसको खपत कितनी, खपत पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 8 कर दी। तो खपत में कितनी कमी की है, खपत में 10 पर 2 की कमी की है। तो प्रतिशत निकालनी है तो इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20%, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु, देखो प्रश्न कराने के तरीके में मेरे में और आपके में अंतर होगा, इसीलिए मैं इतने दिन नहीं करवा रहा था। देख लीजिए, अगर आपको चाहिए कि सॉल्यूशन मैथ का भी करवाया जाए तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आप मेरे को मना कर सकते हैं, सीधा आंसर आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक वस्तु है बी 20%, बी को 20% पर बेचता है। वस्तु मान लीजिए आपके 100 रुपए की है, ए बेचता है बी को 20% पर, तो कितने की हो गई 120 की होगी। अब बी इसे सी को बेचता है 25%, इस 120 पर 25% लगाओ तो कितने की हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी 150 की। अब सी उसका कितने रुपए देता है 1200 रुपए देता है, तो 1200 किसकी वैल्यू है 150 की वैल्यू है। अपने को आरंभिक लागत मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से गुणा कर दो, 0 0, और यहाँ पर ये 8 से कट जाएगा, यानी कि 1 मिनट 80 हो जाएगा। यहाँ पर 15 8 120 होते हैं तो कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 800 रुपए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए आपके सामने है संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच दे रखा है, इधर जे के एल एम एन दे रखा है। अब क्रमागत सम और क्रमागत विषम हो तो इसमें क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, इसमें औसत का मतलब होता है कि आपका जो मध्य अंक है वो ही आपका औसत होगा। औसत कितना होगा मध्य अंक। अब ए बी सी का मध्य अंक डी है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा डी बटा, ये अंक कितने हैं 7 है, तो डी बटा 7 हो जाएगा। इधर बीच का कौन है एल है, तो और अंक कितने हैं 5 है, इसका हो जाएगा एल बटे 5। ठीक है,
बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अभी तक बिल्कुल ये सही है। अब ये इसमें बट्टा में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, बट्टा में नहीं आएगा क्योंकि फाइनल वैल्यू बता रहे हैं अपन। यहाँ पर फाइनल वैल्यू डी आएगी और यहाँ पर फाइनल वैल्यू एल आएगी। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो ये बीच की संख्या है वो आंसर हो जाता, इधर भी बीच की संख्या आंसर हो जाता। अब इधर वाले का कितना आ गया, औसत डी आ गया, इधर वाले का कितना आ गया, एल आ गया। अब ये टोटल दोनों कितने होंगे, 2 हो गए, तो इनका औसत क्या होगा, डी प्लस एल बटा 2। तो डी प्लस एल बटा 2, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है और यहाँ पर 2 व्यक्तियों के आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, अन्य 2 व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु बढ़ती है 3 वर्ष, तो प्रत्येक की 3 वर्ष बढ़ती है, तो 8 की कितनी बढ़ेगी, 8 × 3 24 वर्ष कुल औसत बढ़ जाएगा। 24 वर्ष बढ़ जाएगी कुल आयु। कुल आयु कितनी बढ़ जाएगी, 24 वर्ष बढ़ जाएगी। अब जो निकाल रहे हैं वो कितने हैं, 30 और 34 के, तो 30 + 34 ये कितनी हो गई, 4 64 हो गई। अब ये टोटल कितना हो गया आपके 88, टोटल कितना हो गया 88 हो गया। अब ये 2 व्यक्तियों की है तो 88 में आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है, कितना आएगा 44 ईयर्स। आपको क्या पूछा है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछी है, तो आपके क्या आ जाएगा 44 ईयर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 मित्रों की एबीसी में जेब खर्च ये है और इसको जेब खर्च को सॉल्व करते हैं तो आपके जेब खर्च अनुपात है, मतलब ए की अपेक्षा 2 गुना, सी का 3 गुना ऐसे किया हुआ है। यानी ए का x है तो बी का 2x है और सी का 3x है। इस प्रकार इनका जेब खर्च है। तो बी और सी का खर्चा कितना है, बी और उनके द्वारा बिना खर्च की गई राशि 60 है। तो बी और सी का बिना खर्च किया गया या एबीसी तीनों का है, ये तीनों का एबीसी है, तो इनका योग कितना है 60 × 3, तो तीनों का 180 रुपए है। टोटल खर्चा इनका कितना है 80 रुपए है। औसत जेब खर्च 80 रुपए है। ठीक है, अब 80 रुपए है तो इनका टोटल खर्च देखो, 80 × 3 करो 240 रुपए। अब इनकी बचत 180 है, 240 है। अब यहां पर देखो इनका योग कितना हो रहा है, x 2x 3x 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 कितना हो जाएगा 6x। तो 6x ये टोटल 6x की वैल्यू है, टोटल निकाला ना अपन ने, तो ये टोटल ये भी टोटल ही है, तीनों को जोड़ दो, तीनों का टोटल आ जाएगा। 6x की वैल्यू अपने पास 240 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब यहां पर बात करें अपन केवल a की, तो a की वैल्यू कितनी है आपके x है, a का खर्चा अपने को ज्ञात करना है। तो a की अगर बात करें तो a का खर्चा कितना है, a के पास 40 है और यहां पर इसमें 240 है, a का खर्च अपने को ज्ञात करना है। तो ये 240 में से 180 घटाओ, इनका खर्च किया हुआ आ जाएगा और यहां पर बचेगा देखो 60 रुपए बिना खर्च किए हुए, आगे 180 रुपए। खर्च कितने किए 60 रुपए इन्होंने खर्च किए, 60 रुपए खर्च किए इन्होंने। ठीक है, तो 60 रुपए में अपन अगर ये 6 है टोटल, तो x की वैल्यू यहां से निकालें तो अपने पास आएगी 10 रुपए। बिल्कुल ये अपने पास ऐसे करना है अपने को, 6 खर्च किया हुआ निकालना अपने को, कितना खर्च है, a का खर्च निकालना है, तो अपन इसको साथ में नहीं लेंगे। खर्च करने की वैल्यू 60 है, तो 60 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खर्च वैल्यू निकालनी है अपने को, अपन ने टोटल 240 निकाल ली थी जिसमें आपके बिना खर्च की हुई शामिल थी, जो कि गलत है। अपने को सिर्फ खर्च की है वो ही निकालनी है।
तो 60 रुपये खर्च किए तीनों ने मिलकर, तो x की वैल्यू कितनी है 10 रुपये है, इसकी कितनी है 20 रुपये है, और इसकी कितनी है 30 रुपये है ना। तो ये 30-30-60 हो रहे हैं, बिल्कुल सही। दो बसें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर 34 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही हैं, तो यहाँ पर ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सापेक्ष चाल है, तो 20 और 34 को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने सेकंड पहले पूछा है, तो इसको मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 54 को अपन गुणा करेंगे 5/18 से मीटर सेकंड में बदलने के लिए, तो ये 3 से कट जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5×15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड वैल्यू आ गई। अब दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम एंड स्पीड। तो टाइम कितना है 1 सेकेंड, स्पीड कितनी है 15 मीटर, तो बराबर 15 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। और यहाँ पर देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और आपको क्या ज्ञात करना है कितना समय सेकंड में लगेगा। तो पहले तो इस स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, तो स्पीड को चेंज करेंगे तो 30 × 5/18, तो यहाँ पर 6×3 = 18 और 6×5 = 30, और तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड, 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालनी है, समय निकालना है, कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कितनी है 100 मीटर दे रखा है, और चाल दे रखी है 25/3, 25 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे 4, 25 चौके 100, तो 4×3 = 12 सेकंड आपको लगेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई है, तो यहाँ पर आपके 10 मीटर की चाल से जो चल रहा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी कितनी है 180 मीटर आपको दे रखी है, चाल है तो एक 20 से चल रहा है, एक 10 से चल रहा है, समान दिशा में है तो घटेगा, तो बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो ये कितना आ जाएगा 18 सेकंड, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है, बहुत ही टाइम लगेगा इसमें साथियों, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बनाना अपने को, ये यहाँ पर ये त्रिभुज बनाना है। अब ये त्रिभुज क्यों बनाना है कि अपन एक त्रिज्या खंड बना रहे हैं, और त्रिज्या खंड बनाने के बाद ही अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वैसे इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड की बात करें तो ये O है, यहाँ पर ये P दे देता हूँ मैं, ये C है, और इधर मैं आपको दे देता हूँ Q। तो ये त्रिज्यीय खंड Q का क्षेत्रफल PC OPCQ का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसका पाई का पाई रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर इसमें भुजा दे रखी है 10, तो ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा, और ये अगर वृत्त है तो ये भी 5 ही होगा। तो पाई इंटू r² मतलब 5 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है, थीटा 90 है बटा 360, तो 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गया 4 बार, तो अपने पास आ गया पाई गुणा 25/4। अब देखिए इसको अपन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 550/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यीय खंड है, इसका क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया। अब इसमें से अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अपने पास इसके आधे का, जो ये ऐसा बन रहा है ना, ऐसा, इसका आधा आएगा अपने पास, इसका आधा भाग अपने पास आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, आधा भाग का क्षेत्रफल आएगा अपने पास। अब आधे भाग के क्षेत्रफल आने के बाद अपन कैसे करेंगे, देखिए 1 में 2 बन रहे हैं, इसको ऐसे काट रहे हैं बीच में से, ठीक है। अपन इस आधे का ज्ञात करेंगे, आधे का ज्ञात करने के बाद ये टोटल कितने 1 2 3 4 हैं, तो आधा आधा करेंगे तो 4 के कितने हो जाएंगे 8 ऐसे हैं, टोटल 8 ऐसे खंड बन जाएंगे। तो अपन पहले त्रिभुज का ज्ञात करते हैं। अब त्रिज्यीय खंड का ये आ गया, तो त्रिभुज का कितना हो जाएगा
समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू 5 आधार ऊंचाई सब समान है, तो ये हो जाएगा 25/2। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब घटा देते हैं। त्रिज्यीय खंड वाले में से त्रिभुज का घटाते हैं। ये त्रिज्यीय खंड है पूरा ये पूरा क्या है, त्रिज्यीय खंड है। ये देखिए ये भी एक क्या है, त्रिज्यीय खंड है वृत्त के अंदर, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है, ऐसे। यहां पर देखिए वृत्त बनूंगा तो ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे। तो ये वृत्त का एक खंड है तो त्रिज्यीय खंड माना जाएगा। वृत्त की देखो, इसमें मैं एक बार चित्र बना के आपको बताना चाहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब ये वृत्त है मान लीजिए, अब ये वाला त्रिभुज है ना, ये ऐसे बना है त्रिभुज, इसके अंदर भी, वृत्त के अंदर। अब ये वाला जो खंड है इसका, ये वाला ये वाला ये वाला खंड अपन ज्ञात कर रहे हैं, ये वाला। तो इस त्रिज्यीय खंड पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे का, फिर इस त्रिभुज का इसमें से निकाल देंगे तो इस भाग का आ जाएगा अपने पास, इस वाले भाग का जो मैंने डार्क किया है। अरे बात समझ में? तो इसका आ गया 25/2। अब 550 में से ये निकालेंगे तो अपने पास आएगा 200/28। निकाल के देख लेना, 200/28 आएगा। अब इसको टोटल मैंने बताया कि ऐसे खंड छोटे, आधे वाले कितने बनेंगे, आधे वाले खंड बनेंगे 8। तो 8 बनेंगे तो ये 28 के पाड़े से कट जाएगा 250 बार, और 8 पंजे कितने हो गए, 40, और ये कट जाएगा आपके 7 बार। तो 400/7 यानी कि आपका आंसर आएगा 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 57 ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको समझिएगा, आसानी से आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं साहब, काफी टाइम हो गया है। तो यहां पर अब देखिए अगला है, ये तो आसानी से कर सकते हैं। एक वर्ग वाला तो 149, एक वर्ग का परिमाप 164 है, तो परिमाप होता क्या है, परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। तो 4 का इसमें भाग दे दो तो आपका क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगी कितनी, 41 सेंटीमीटर। फिर क्षेत्रफल निकाल लेना, क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा, विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। अब ये दे रखा है आपको 100 विकर्ण दे रखा है, तो अपने को भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, 100 के नीचे आ जाएगा √2 बराबर आपकी भुजा आ जाएगी। अब इसका क्या करें अपन, तो इसका अपन कर लेते हैं क्या, परिमीयकरण। 100/√2 का परिमीयकरण, यानी कि ऊपर नीचे √2 की गुणा कर दो। ऊपर नीचे √2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100√2/2। 2 से ये कट जाएगा 50 बार, उत्तर आ जाएगा 50√2 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में है तो मीटर आ जाएगा ना, 50√2 मीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 151वां प्रश्न देखिए, 8,000 रुपए का 7% की दर से साधारण ब्याज हर कोई निकाल लेगा। क्या है, हर कोई निकाल लेगा। कितना आएगा आपके 5,040। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। ये आसान है, निकाल सकते हैं डायरेक्ट सूत्र लगा के। अगला है कि कोई धन आपके 756 हो रहा है, 2 वर्षों में 756, 873 हो रहा है, तो इनका अंतर कितना है, 117 है, जो कि क्या है, 1.5 वर्ष का ब्याज है। अंतर कितना है, 117 है, और ये 1.5 वर्ष का ब्याज है। क्योंकि 2 वर्षों में 756 हो रहा है, 3.5 बाद में 873 हो रहा है, तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, 117 रुपए। तो अपन इसको कैसे करेंगे अपन इसको ऐसे करेंगे, मूलधन अपने को नहीं, ब्याज की दर निकालनी है अपने को।
तो आपके 117 रुपये ब्याज लग रहा है। कितने पे? 756 पे। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये कितने 117 है और 1.5 साल का है, तो आप निकाल लीजिए साल का ब्याज, 3 का भाग दे दीजिए इसमें। 3 का भाग देंगे तो आपके पास 39 आ जाएगा। 39 6 महीने का ब्याज है। साल का निकालेंगे तो ये 78 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 साल का आ जाएगा, ये 6 महीने का है। अब 1 साल का ब्याज 78 रुपये है, तो यहाँ पर टोटल साल कितने हो गए? 2 साल, यानी कि 3.5 साल हो गए। तो 78 को 3.5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 273 आएगा। यानी कि 273 क्या है? ये 3.5 सालों का ब्याज है, 3.5 वर्षों का ब्याज। तो मूलधन आप निकालेंगे तो 873 माइनस 273 करेंगे तो मूलधन आएगा आपके 600 रुपये। 600 रुपये पे ब्याज कितना लगा? 600 रुपये पे ब्याज प्रतिवर्ष कितना लग रहा है? 78 रुपये लग रहा है सालाना। सालाना 78 लग रहा है। आपको प्रतिशत चाहिए तो ये कट गया और क्या आ जाएगा? 13×78, 13%। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कॉमन सेंस की बातें हैं, सूत्र लगाऊं या ना लगाऊं, उत्तर तो आ रहा है ना, तो मैं तो भैया ऐसे ही करता हूं। अब आपका विधि अलग हो सकता है। किसी धन को 2 वर्षों के लिए विशेष ब्याज दर पर दिया जाता है। यदि ब्याज दर कितनी होती? 3% अधिक होती तो आपके 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो इसमें देखिए 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो 3% पे कितने रुपए प्राप्त होते हैं आपको? 300 रुपये। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। निकालना क्या आपको? पर मूलधन निकालना, यानी कि 100 की वैल्यू आपको निकालनी। तो यहां पर देखिए ये 100 कट गया और ये कट गया इससे 50 बार। वैल्यू कितनी आ गई? 5000। मूलधन कितना माना था? इसी में मान लिया करो मूलधन माना। मूलधन कितना था इसमें? 100 रुपये था, ये मैंने लिखा नहीं, 100 रुपये था। 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसमें कैसे निकाला? 2 वर्ष था, 3 वर्ष, 3% पे 300 रुपये मिलते हैं। कितने वर्ष? 2 वर्षों पे। कितने वर्षों में? 2 वर्षों पे। तो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 1000 की धनराशि, 1000 की क्या है? धनराशि है आपके पास, और वो 10,000 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। 3 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। तो अपने को चाहिए कि वो 15 वर्षों में कितनी हो जाए? कितनी हो जाए? 15 वर्षों में। तो 3 की घात अपन कितनी करें, यानी कि कितने से गुणा करें कि ये 15 हो जाए? तो 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने से गुणा किए? इतनी इधर घात लगा दो 2 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 3 2 5 है ना, 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो 32 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32 गुना। 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 32 गुना। तो 10,000 से 32 से गुणा कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब वैसा ही प्रश्न है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि दर रखी है 5 वर्ष में दुगुनी हो रही है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है? दुगुनी हो रही है 5 वर्ष में। आपको चाहिए कि राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 8 गुना करनी है। 8 गुना यहाँ पर कब आएगा? कितने बार करेंगे? 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 2 की घात 3 करनी पड़ेगी। तो 5 × भी 3 करना पड़ेगा, तो 15 वर्ष उत्तर आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 में देखिए 650 रुपये दूसरे वर्ष 676 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। 656 से कितनी हो रही है? 676 हो रही है। धनराशि क्या है? धनराशि कितनी है? 650 से 656 हो रही है। तो धनराशि मान लीजिए कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है, पहले तो अपन इसको परसेंटेज रेट निकालते हैं इसकी। तो देखिए 676 है या 650 है। 650 पे ब्याज कितना लग रहा है? 26 रुपये लग रहा है। 26 रुपये लग रहा है ना, तो प्रतिशत दर आ जाएगी अपने पास यहाँ से।
तो 13 दूवा 26, 13 पंजो 65, 5 से ये कट गया, 2 बार परसेंटेज आ गई आपकी, 4% ब्याज की दर आ गई। तो ये कितना बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। इस मूलधन 100 था तो 4% बढ़ेगा तो आपके वो दूसरे साल के अंत में, एक साल के अंत में कितना हो जाएगा, 104 होगा। एक साल के अंत की बात कर रहा हूँ मैं, अपने को मूलधन निकालना, 104 हो जाएगा। अब 104 की वैल्यू अपने पास है, कौन सी, 650, ये एक साल के अंत की है। तो 650 मूलधन कितना है, 100 से गुणा कर लो। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, काट छांट के अपन कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 625 रुपये। ठीक है, काट छांट आप कर लेना, मैंने आपके डायरेक्ट उत्तर लिख दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है, स्वपन, जानवी और ऋषि ने एक बांटा, यानी कि वो बट्टा वाले हैं। तो इसमें आपके देखिए, वो शुरू में मैंने प्रश्न करवाए थे 1 माइनस बट्टा भिन्न वाला, तो वैसा ही प्रश्न ये है, उसको देखकर आप इसको कर लीजिए आराम से। 1/9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। रवीना एक लॉटरी जीती, तो लॉटरी की वैल्यू मान लीजिए आपके कितनी थी, x, और उसका 1/3 भाग है उसको मिलेगा, गुणा 1/6 उसने दे दिया जिसकी वैल्यू थी 6000 रुपये। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर, ये 6×18 होगा, वो इधर आ जाएगा गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1,08,000 रुपये, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो उनको खाली छोड़ दो, बाकी के हैं उनको आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में अपन लिखेंगे तो क्या होगा, 35 है, 36 है, 38 है, 39 है, 41 है, और 41 के बाद 50 है, उसके बाद 58 है, उसके बाद 63 और उसके बाद 81 है। अब ये 13 क्या है, एक विषम संख्या है, आपको पता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है माध्यांक का, तो n+1/2, n मतलब ये टोटल कितने हैं, 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, बट्टा 2, तो 14/2 यानी कि 7वां पद आपका उत्तर होगा। 7वां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 38 आपका आंसर आएगा। 4 खाली क्यों छोड़े, क्योंकि 4 अनुत्तीर्ण हो गए, टोटल विद्यार्थियों में तो ये भी शामिल है। अब अंतिम प्रश्न है, देखिए साथियों कि गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, तो ये है माध्य का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट में जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भी ज़रूर कीजिएगा साथियों। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ये लिंक आपके सामने है।